नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम मुग्गर सेन जाखड़ है। मैं गोदरेज मैक्सी मिल्क में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा रोल है वो कमर्शियल एज वेल एज ऑपरेशंस का है। मैं हर दिन लगभग 150 से 200 कॉल रिसीव करता हूँ इंक्वायरी के लिए। तो हर फार्मर का एक सिमिलर क्वेश्चन होता है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, क्या होना चाहिए, वो हर चीज़ पे मैं हर फार्मर को करीब 150 बार उसका रिप्लाई देता हूँ। सेम क्वेश्चंस का बार बार आंसर करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेम कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे मैं मेरे थॉट्स उन क्वेश्चंस के आंसर रखूँ और फार्मर वो वीडियोस देख के खुद लर्न करे। तो मैंने इसी सोच के साथ एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बोवाइन जेनेटिक्स। मैं आप सब फार्मर या पशुपालक डेयरी फार्मर बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के पास पहुंच सके। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ और एक लाइव थॉट आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के बारे में। ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। गोदरेज कैटल जेनेटिक्स। गोदरेज कैटल जेनेटिक्स जो है वो जेनेटिक्स पे काम करती है। सिर्फ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से कैसे गाय की ब्रीड तैयार कर सकते हैं और कम समय में ज़्यादा दूध देने वाली गाय तैयार कर सकते हैं। तो हम इस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तृत में ज़्यादा जानकारी अभी आने वाले टाइम में आगे की स्लाइड्स में देने वाला हूँ। जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका रीज़न क्या है ये चैनल शुरू करने का, ये क्वेश्चंस है जो बार बार फार्मर पूछते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या है, हमारी गाय में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्यों करना चाहिए, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से जो गाय में हम एम्ब्रियो डाल रहे हैं वो गाय का दूध बढ़ता है, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है वो रिपीट ब्रीडिंग की काऊ की प्रॉब्लम सोल्व करती है, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है जो गाय को एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से गाय प्रेग्नेंट हो जाती है, क्या जो बच्चे पैदा होंगे इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से वो बच्चों में जो सेरोगेट काऊ के अंदर रखे हुए हैं उस गाय का कोई गुण आएगा, क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिजिनस या एग्जोटिक काउज में ही अवेलेबल है, कौन कौन सी ब्रीड पे आप लोग काम करते हो, इसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट क्या है, इसकी कोई गारंटी है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से गाय प्रेग्नेंट होगी उसकी कोई गारंटी है, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से जो बछड़ी पैदा होगी वो फीमेल ही होगी, क्या हम लोग चूज कर सकते हैं कि कौन सा सीमन यूज करना है, गोदरेज कौन कौन से सीमन पे काम करता है, गोदरेज कैटल जेनेटिक्स में सीमन सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या है, जो काफ पैदा होंगे उसका एवरेज मिल्क यील्ड पोटेंशियल क्या होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का खर्चा कितना है, प्रोसेस क्या होती है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए और कब करना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना सूटेबल रहता है। ये सब एक सेट ऑफ क्वेश्चन में दिन में 100-150 बार फार्मर्स को आंसर करता हूँ। तो मैंने यही सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं एक वीडियो यूट्यूब पे डालूँ ताकि ये फार्मर का सेल्फ लर्निंग हो और इसके बाद में अगर उनका कोई क्वेरी हो तो फिर मैं कभी भी मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। तो आज मैं इसी कड़ी में एक एक करके इन सब क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। अभी हम चलते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी में जैसा एक डोनर काऊ होता है और एक डोनर बुल होता है। डोनर काऊ से हम एवोसाइट कलेक्ट करते हैं और वो ओवसाइट को आगे फर्टिलाइज करते हैं, कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं और
लैब के अंदर ये सारी प्रोसेस है वो काऊ के शरीर से बाहर एक लैब के अंदर होता है। लैब में जब वो ग्रो होके एम्ब्रियोज बनता है वो सैरोगेट काउस के अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं। वो सेम एज की यूट्रस होनी चाहिए गाय की और सेम एज का एम्ब्रियो होना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है। इसमें आपको अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर कि जैसा एक डोनर काऊ है, डोनर काऊ से हम oocyte कलेक्ट करते हैं और डोनर बुल है जिसका हम स्पर्म लेते हैं। इन दोनों का एक फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उसको। इसको पेट्री डिश के अंदर फर्टिलाइज करते हैं और वो फर्टिलाइज करके ऐसे एक इंक्यूबेटर्स में ग्रो करते हैं अलग अलग मीडिया के साथ में, ताकि जो आर्टिफिशियल यूट्रस का वोम होता है उसी तरीके का एनवायरनमेंट लैब के अंदर क्रिएट किया जाता है। वहाँ पे उसको फर्दर ग्रोथ किया जाता है और वो ग्रो होने के बाद में सैरोगेट या रिसिपिएंट काऊ जो भी है जिसके यूट्रस में इसको रखना है वहाँ पे उनको इम्प्लांट किया जाता है। ये आप देख रहे हैं एक सर्जिकल प्रोसेस होती है जिसमें डोनर काऊ से oocyte कलेक्ट करने की प्रोसेस है। अब ये आप देख रहे हैं एक डोनर काऊ है जिसका दूध देने की क्षमता 9-10 हज़ार लीटर दूध की प्रूवन या जीनोमिक पोटेंशियल है उसका। यहाँ पे एक ये डॉक्टर ने देखा आपने एक प्रोब होता है, वो प्रोब के अंदर एक निडल है, उस निडल से वो ओवरी को पंच करते हैं और वो पंच करने के जैसे ही फॉलिकल को पंच करते हैं, फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड के साथ में oocyte है वो सक होता है। यहाँ पे ये जो पंप आप देख रहे हैं ये पंप वैक्यूम पंप है, ये रेगुलरली वैक्यूम से उसको खींचता है और ये निडल के बाद में एक ट्यूब लगी हुई है और ये ट्यूब के अंदर ये ट्यूब से oocyte है वो खींचा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो पूरा सेटअप जो किया हुआ है, एक काऊ है उसके साथ में एक प्रोब है, प्रोब के अंदर एक निडल है, निडल से एक ट्यूब लगी हुई है, वो ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप से oocyte रेगुलरली खींचे जा रहे हैं। और यहाँ पे आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब वो प्रोसेस चालू होती है, डॉक्टर इसको शुरू करता है एम्ब्रियो oocyte कलेक्ट करने का काम, तो सोनोग्राफी मशीन के स्क्रीन के दिखता है कि ये जैसे जैसे ब्लैक होल है वो ओवरी है, वो ब्लैक होल के अंदर उसके मल्टीपल फॉलिकल्स होंगे। अभी आप आगे देखेंगे एक प्रोसेस है, ये आप लाइव देख रहे हैं कि कैसे प्रोसेस होता है oocyte कलेक्ट करने का। आप यहाँ पे अभी देखेंगे एक निडल आपको आगे पीछे होते हुए दिख रही है। ये निडल अलग अलग फॉलिकल्स को पंच कर रही है और वो फॉलिकल से फ्लूइड के साथ oocyte कलेक्ट कर रही है और ये oocyte है वो ट्यूब के थ्रू होके एक फैलोपियन वो ट्यूब में जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी एक मीडिया रखा हुआ है, उस मीडिया में वो कलेक्ट होते जाएंगे। जैसे ही उसका पूरा प्रोसेस दोनों ओवरीज का कंप्लीट हो जाएगा, आगे दूसरी गाय के लिए दूसरी ट्यूब लगा दी जाएगी। हर एक गाय के लिए एक इंडिविजुअल ट्यूब होती है जिसमें वो पूरा oocyte कलेक्ट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस चालू है। यहाँ एक एक करके हर फॉलिकल को पंचर किया जाता है और सारे के सारे जितने oocyte उसमें होंगे वो कलेक्ट किए जाते हैं। ये प्रोसेस वीक 5 से 6 दिन के बाद में रिपीट हो सकती है एक गाय से। जब ये कलेक्ट हो जाती है तब oocyte आपको इस तरह से दिखते हैं। ये प्री मैच्योर oocyte है। अभी इनको एक मैच्योरेशन मीडिया में 22 आवर के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं। वहाँ पे ये ग्रो होते हैं फर्दर और ग्रो होने के बाद में ये हमारा क्लीन लैब है। वहाँ से जब oocyte कलेक्ट होके आता है तो ये एक पास विंडो है, उस विंडो के बाहर प्री लैब है जहाँ पे उनको पहले क्लीनिंग ग्रेडिंग ये होता है और वहाँ से क्लीन होने के बाद में वो oocyte पेट्री डिश में ये वर्क स्टेशन पे आते हैं। ये वर्क स्टेशन पे 2 लोग काम कर रहे होते हैं, वो उनका फिर सर्चिंग करके और मैच्योरेशन मीडिया में उनको ये इंक्यूबेटर्स में छोड़ देते हैं। जैसे ये मैच्योर होते हैं फिर अगले दिन उनको 22 घंटे के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए वो डिफरेंट मीडिया के अंदर वो oocyte को रखा जाता है और वहाँ पे जो सीमन यूज होने वाला है जो बुल का
वो सीमन को प्रोसेस करके क्लीन करके उस सीमन को भी उसके साथ में छोड़ दिया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे ये स्पर्म है वो घूम रहे हैं यहाँ पे। ये oocyte है और ये oocyte के चारों ओर जो दिख रहे हैं आपको ये स्पर्म्स है। ये स्पर्म एक oocyte के साथ में हम मिलियंस स्पर्म रख देते हैं। तो जैसे जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा ये सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे। इसमें से कोई एक स्पर्म है वो इसके अंदर जाएगा और वहाँ जाके वो सेल्स है बाद में डिवाइड होना चालू होगा। जब कोई स्पर्म अंदर आ गया तो उसकी फिर सेल्स है वो डिवाइडेशन होना शुरू होता है और फर्दर ग्रोथ होती है। ये उसकी स्टेजेस है जहाँ पे सेल्स डिवाइड होके ग्रो होता है। और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है अलग अलग दिन पे अलग अलग ग्रोथ होती है। ये 7th डे पे इस तरह के एम्ब्रियोज तैयार होते हैं। ये आप कुछ एम्ब्रियोज देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रियोज हैं। और जब ये एम्ब्रियो एक स्टेज तक ग्रो होते जाते हैं, एक्सपांड होते जाते हैं, अच्छे होते जाते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे वो ब्लास्ट होने की कगार पे आ जाते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एम्ब्रियो ये ऑलमोस्ट उस स्टेज में पहुँच रहा है कि ये ब्लास्ट हो जाएगा। अगर हम इसको अब थोड़ी देर के अंदर रिसिपिएंट काऊ या सरोगेट काऊ के अंदर इम्प्लांट नहीं किया तो ये फट के और ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले ही हम उसको एक प्री सिंक्रोनाइज्ड की हुई रिसिपिएंट काऊ के साथ में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब ये ट्रांसफ़र होके और 9 मंथ तक प्रेग्नेंट सरोगेट काऊ इसको होल्ड करती है, होल्ड होने के बाद में जैसा आपने देखा पहले हम जर्सी गाय के डोनर के oocyte कलेक्ट कर रहे थे, तो ऐसे बच्चे उनसे तैयार हो सकते हैं जिनका दूध देने का क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली जो रेगुलर काऊ होती है उसके कंपेरिजन में। फिर हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फार्मर का कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्यों करना चाहिए। गाय को प्रेग्नेंट करने के लिए या ब्रीड करने के लिए इंडिया में अभी 3 टाइप की टेक्नोलॉजी काम करती है। एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नेचुरल इंसेमिनेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक। नेचुरल इंसेमिनेशन में जब गाय हीट में आती है नेचुरली उसको बुल के साथ मैटिंग करके हम प्रेग्नेंट कर सकते हैं या ब्रीड कर सकते हैं। बट उस केस में जो बच्चे पैदा होंगे उसका प्रोजेनी कैसा होगा उसका एक अनसर्टेनिटी है। सेकंड है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी ब्रीड तैयार करी जा सकती है बट उसमें बहुत टाइम जाता है, जनरेशन्स जाती है, जिससे अगर अपने को एक अच्छी जनरेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए हमारे को स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोसेस करनी पड़ती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या बेनिफिट है और उससे हम कैसे ब्रीड तैयार कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप देख रहे हो मेरे पास में एक गाय है जिसका दूध देने की क्षमता 3000 kg है और दूसरी गाय है जिसकी दूध देने की क्षमता 12000 kg है। अब अगर ये दोनों का मैटिंग करवाया तो हमारा जो पहला जनरेशन आएगा वो 7500 kg दूध देने की क्षमता की बछड़ी तैयार होगी। अब जब इस 7500 की बछड़ी को हम दोबारा से दूसरे कोई बुल से जिसकी क्षमता 12000 लीटर दूध देने की है उससे मैटिंग करवाएंगे तो F2 जनरेशन जो सेकंड जनरेशन आएगी उसमें 9750 kg दूध देने की क्षमता होगी। सेम अब जब हम करेंगे थर्ड जनरेशन में 9750 kg की गाय को अगर कोई तीसरे बुल से जिसका क्षमता 12000 लीटर है अगर उससे हम मैटिंग करेंगे तो F3 जनरेशन जो थर्ड जनरेशन है उसमें 10875 kg क्षमता दूध देने की आएगी। सेम जब हम प्रोसेस करेंगे कि 10,875 और 12000 कोई तीसरे चौथे बुल से हमें इसको इंसेमिनेट करेंगे तो जो चौथी जनरेशन में हमारे को काफ तैयार होने वाला है उसकी क्षमता 11500 लीटर दूध देने की क्षमता तैयार होगी। सेम प्रोसेस जब हम इस टेक्नोलॉजी पे करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी पे तब हमारे को सेम एक ही जनरेशन में वो उस लेवल का जेनेटिक्स या उस लेवल का बच्चा तैयार हो सकता है। उसके लिए जैसा अभी आप देख रहे हैं कि मेरे पास में कुछ चंद गाय ऐसी है जिनकी दूध देने की क्षमता 11000 किलो है। वो 11000 किलो गाय के ओवरी से हमने oocyte निकाल लिए और
जो 12,000 लीटर दूध देने की क्षमता का बुल है उसके साथ लैब में फर्टिलाइजेशन करवाया, तो जो एम्ब्रियो बनेगा और जिससे जो बच्चा पैदा होगा उसकी दूध देने की क्षमता 11,500 किलो होगी। अब इस टेक्नोलॉजी का एक ब्यूटी ये भी है कि जैसा आप देख रहे हैं कि एम्ब्रियो एआई से हम अगर ये जनरेशन तैयार करते हैं तो पहली जनरेशन से मेन जो 11,500 12,000 लीटर दूध की गाय तैयार करने में 4 जनरेशन निकल जाती है। इसमें आप ये मान के चलो मोटा मोटा 12-13 साल का टाइम चला जाता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में वो एक ही जनरेशन में विद इन 3 ईयर हम वैसी बछड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। दूसरा ब्यूटी ऐसा है कि अगर मेरे पास में एक 11,000 किलो दूध देने वाली गाय है और उसको हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से इंसेमिनेट किया, तो 10-12 महीने 14 महीने की इंटरवल में जो बच्चा तैयार होने वाला है हमारे को एक ही बच्चा मिलेगा। अगर हम उस गाय को इंसेमिनेट ना करके उस गाय से oocyte निकाल के एम्ब्रियोज बना के अगर हम बच्चे तैयार करते हैं तो एक साल में एक गाय मोटा मोटा 70-80 काफ दे सकती है। तो एक गाय को मल्टीप्लाई करने के लिए, एक अच्छे जेनेटिक्स की डोनर काऊ का ज़्यादा बछड़ियाँ तैयार करने के लिए ये टेक्नोलॉजी बेहद फ़ायदेमंद है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि फार्मर के क्वेश्चन होते हैं, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से जो गाय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं सैरोगेट गाय में, उस गाय का दूध बढ़ेगा? क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी से जो गाय बार बार रिपीट हो रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से, एक बार ट्रांसफ़र करने से गाय प्रेग्नेंट हो सकती है? ये सब क्वेश्चन का आंसर है नो। एक बार ट्रांसफ़र करने से गाय प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कोई भी रिपीट ब्रीडिंग की काऊ है उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से वो गाय प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और जिस गाय के अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो सैरोगेट गाय है, दूध कम देती है, उस गाय का दूध नहीं बढ़ेगा। ये ट्रांसफ़र करके जो बच्चा पैदा होगा, अगर ये गाय का दूध कम है तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका जो बच्चा पैदा होगा उसकी दूध देने की क्षमता ज़्यादा होगी, ये 100% श्योर है। बट इस टेक्नोलॉजी के लिए एक मिथ है ये इंडिया के अंदर, या ये मैं कहूँ कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी आई है, नहीं, ये पिछले 40-50 साल से टेक्नोलॉजी है। बट अभी तक इसका वाइड यूज़ जो हो रहा था वो ह्यूमन में हो रहा था, और ह्यूमन में जो फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं उसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी यूज होती है कि जिसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं वो IVF से बच्चे पैदा कर सकते हैं। और वहाँ पे कॉस्टिंग भी बहुत मैटर नहीं करती है क्योंकि ह्यूमन इमोशंस जुड़े होते हैं। वहाँ ह्यूमन में आप देखेंगे तो एक प्रेगनेंसी का खर्चा 3 से 5 लाख रुपए होता है। बट वही सेम चीज़ अगर हम कैटल की बात करें, काउस की बात करें, तो वाइबिलिटी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। इसके लिए जितना कॉस्टिंग कम से कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। बट इसके बावजूद आपको ये देखना है कि जो सैरोगेट गाय आप सेलेक्ट कर रहे हो, जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाना है, वो अच्छे से अच्छे यूट्रस वाली हो, जिसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो, उसमें कोई रिपीट ब्रीडिंग के केस ना हो, वैसी गाय चूज़ करनी है ताकि एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते ही वो प्रेग्नेंट हो सके, वैसी गाय सिलेक्ट करने की है। वो गाय सिलेक्ट करेंगे तो इसका ओवरऑल खर्चा है वो इस गाय टेक्नोलॉजी से गाय को प्रेग्नेंट करके बछड़ियाँ तैयार करने का वो खर्चा कम होगा। अभी फार्मर बार बार पूछते हैं कि क्या जो बच्चे पैदा होंगे उसमें जिस सैरोगेट गाय के अंदर एम्ब्रियो रखा हुआ है उस गाय का कोई गुण बच्चे में आएगा? नहीं, सैरोगेट गाय का कोई भी जेनेटिक गुण बच्चे में नहीं आएगा, वो सिर्फ सैरोगेट है, उस बच्चे को बड़ा करके वो प्रदान कर रही है। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूँ हमारे फार्म के एग्जाम्पल। ये गोदरेज फार्म के कैटल्स के फोटो है। हमने एक गिर गाय के अंदर HF का एम्ब्रियो रख दिया, तो जो बच्चा पैदा हुआ है वो HF का है। एक HF गाय के अंदर अगर आपने जर्सी का बच्चा रख दिया तो वो बच्चा पैदा होगा, वो 100% जर्सी का होगा। उसमें इन दोनों बच्चों में जिस गाय की यूट्रस या कोक से ये पैदा हुए हैं उसका कोई भी गुण इस बच्चे में नहीं आने वाला है। ये पूरा का पूरा जेनेटिक्स जो ओरिजिनल उसके में मदर फादर है उसी का जेनेटिक्स इनमें आने वाला है।
गोदरेज फार्म पे कौन कौन सी ब्रीड पे काम होता है? हमारे पास अभी तक 5 ब्रीड होती थी, HF, जर्सी, गिर, साहिवाल एंड थारपारकर। बट अभी आगे हमने डिसाइड किया है कि हम सिर्फ 2 ही ब्रीड पे काम करने वाले हैं, वो है HF और जर्सी। ये 2 ब्रीड पे हम काम करने वाले हैं क्योंकि इन ब्रीड पे वाइबिलिटी एक बेनिफिशियल है, फार्मर्स के लिए ज़्यादा दूध देती है, इस वजह से हम ये ब्रीड को सेलेक्ट किए हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का सक्सेस रेट क्या है? क्या कोई गारंटी है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी? नहीं। हम गोदरेज कैटल जेनेटिक्स जो भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करता है वो सिर्फ पर ट्रांसफ़र बेसिस पे ही ट्रांसफ़र करता है। हम जब चार्ज करते हैं कोई फार्मर को, एक बार गाय के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, उसका पैसा हमें पे करना है। वो प्रेग्नेंट हो या ना हो उसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। बट हमारा सक्सेस रेट क्या है, मैं कुछ डेटा आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। ये हमारे पिछले 4-5 साल के फार्म के और फील्ड के डेटा हैं। अभी ये 2018 से लेके 22 तक के हमारे फार्म पे हम हर साल उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और फील्ड का भी आप देखोगे तो हमारा 24% से फील्ड में शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते 35% हो गया है। ये 23 के डेटा की अगर मैं बात करूं तो फील्ड में हमारा एवरेज 37% है और फार्म पे हमारा एवरेज 34% है। ये हर साल बढ़ते ही जा रहा है। ये एवरेज हमारा डेटा है, इसमें ये नहीं है कि हर फार्म पे ऐसा ही डेटा आता है, नहीं। बेस्ट सिनेरियो में हमारे को 87% तक सक्सेस एक बैच में मिला है और वर्स्ट केस में अगर बात करूं तो 15-20% भी सक्सेस रेट मिलता है। तो ऐसा क्या रीज़न है जो सक्सेस रेट बढ़ सकता है? इसके लिए फार्मर्स को ये ध्यान देना है कि जो रिसिपिएंट आप सेलेक्ट कर रहे हो उसका हेल्थ अच्छा हो, उसका बॉडी कंडीशन 3.5 से 4 के बीच में हो। उसको आप जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की प्लानिंग कर रहे हो उससे 2-3 महीने पहले अगर अच्छे मिनरल्स और विटामिन्स देना शुरू कर दें, फीड अच्छा देना शुरू कर दें ताकि उसका हेल्थ अच्छा हो जाए। और अगर उसकी रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काविंग के टाइम में कोई प्लेसेंटा रुक गया था या ऐसे कोई सिम्टम्स है, हिस्ट्री है, तो उसके पहले 3 दिन तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंटीबायोटिक छोड़ के उसको क्लीन कर लें। ये सारी प्री तैयारी कर लें ताकि जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइम आए वहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। फीडिंग मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा करें। अगर हीफर है तो उसको 2.5 से 3 किलो तक फीड कंसनट्रेट खिलाना शुरू करें, अच्छी कंपनी का। गोदरेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बोविनो 2 नंबर का रिजल्ट हमने देखा है, बहुत अच्छा है। और साथ में मिनरल मिक्सचर उसको 50 से 70 ग्राम के बीच में मिनरल मिक्सचर रेगुलर बेसिस पे खिलाना शुरू करें। ये खिलाने से आपका 2-3 महीने के अंदर एनिमल है वो उसकी रिप्रोडक्टिव और हेल्थ दोनों अच्छे हो जाएंगे, उसका PCS अच्छा हो जाएगा, तो उसके जो कंसेप्शन रेट है वो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। अभी कुछ फार्मर्स बोलते हैं कि हम कहाँ पे काम करते हैं, गोदरेज कैटल जेनेटिक्स कहाँ पे एम्ब्रियो सप्लाई करता है। मेनली हमारा लैब नासिक महाराष्ट्र में है, तो हम महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा हर स्टेट में काम करते हैं। और इस लैब से मैं पिछले साल की बात करूं तो हम 16 स्टेट में एम्ब्रियो सप्लाई किए हैं। पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, ये सब स्टेट में अभी तक हम सप्लाई कर चुके हैं। कुछ फार्मर के क्वेश्चन होते हैं, क्या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से फीमेल तैयार होती है, बछड़ी ही पैदा होती है? 100% बछड़ी तैयार होने के चांस नहीं है, क्योंकि हम सॉर्टेड सीमन यूज़ करते हैं और जो सीमन कंपनी सेक्स सीमन बनाती है वो श्योरिटी लेती है कि ये सेक्स सीमन से 90% फीमेल पैदा होती है। हमारा भी एक्सपीरियंस काफ़ी ऐसा ही है कि हमारे फार्म पे 92-93% फीमेल पैदा होती है। जब हो सकता है कुछ पर्टिकुलर बैच में या जैसा वॉल्यूम कम है, एक फार्मर ने 10 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए, उसमें 2 मेल पैदा हो गए। बट अगर आप काउंटिंग वॉल्यूम की देखेंगे, 100 एनिमल्स के ऊपर अगर हमने ट्रांसफ़र किए और उसके फीमेल कितने पैदा हुए, तो ये मैथमेटिक्स मैच होती है। 90% के करीब फीमेल और 10% मेल रेशियो रहता है। कुछ फार्मर के क्वेश्चन रहते हैं
क्या हम सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सीमन यूज़ करना है, कौन से सीमन पे गोदरेज कैटल जेनेटिक्स काम करता है, गोदरेज कैटल जेनेटिक्स में सीमन सेलेक्ट करने के क्राइटेरिया क्या है, जो बच्चा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पैदा होने वाला है उसका मिल्क यील्ड का पोटेंशियल क्या है। हाँ, फार्मर्स डैम और सायर का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पास में एक हम जो सेलेक्ट करते हैं वो होता है, बट क्राइटेरिया जो हमारा है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और हम हर 6 महीने 1 साल के अंदर सायर और डैम चेंज करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ये है कि आप अपग्रेडेड जेनेटिक्स इससे तैयार कर सकते हो कम समय में। सेम पैटर्न पे हम काम करते हैं, हम जो बुल्स 6 महीने पहले यूज़ कर रहे होते हैं उसको 6-8 महीने के बाद में चेंज कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में उससे अपग्रेडेड जेनेटिक्स के बुल अवेलेबल होते हैं। नहीं होते हैं तो हम स्पेशल डिमांड पे यूएस और डेनमार्क या नीदरलैंड से इंपोर्ट करवाते हैं। दूसरा कि हर कोई बुल, जैसे सपोज आज हमारे पास में 15 बुल है और 50 डोनर का हुआ है, अब फार्मर कोई डिमांड करता है कि मेरे को पर्टिकुलरली 65 का इस गाय के साथ में, इस बुल का इसके साथ में कॉम्बिनेशन चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये बायोलॉजी है, इसके अंदर हर बुल हर डोनर के साथ में compete करेगा, उससे एम्ब्रियोज तैयार होंगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो सायर और जो डोनर अच्छे से कंपेटिबल है, उनके एम्ब्रियोज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, हम वो बेस्ट से बेस्ट सायर और डोनर सेलेक्ट करते हैं और उनसे हम एम्ब्रियोज तैयार करते हैं। बट जो एम्ब्रियोज से बछड़ियाँ तैयार होगी उसमें 90% फीमेल होने के चांसेस हैं, जिनका एवरेज मिल्क पोटेंशियल जो जनरेशन आएगी उसमें अगर HF होगा तो 11,000 लीटर से ज़्यादा दूध देने की क्षमता होगी, और जर्सी होगी तो 8,500 लीटर से ज़्यादा दूध देने की क्षमता होगी। ऐसी बछड़ियाँ तैयार होगी। हमारे क्राइटेरिया क्या है, गोदरेज कैटल जेनेटिक्स क्या क्या क्राइटेरिया पे बुल का सिलेक्शन करता है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। हम जब बुल सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे उनका ध्यान रखते हैं। पहला है कि उनकी डॉटर का एवरेज क्या है। हम 12,500 से 13,500 13,800 की डॉटर एवरेज के बुल सेलेक्ट करते हैं। फिर उनकी टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स कैसी है, नेट मेरिट क्या है, फीडिंग एफिशिएंसी कितनी है, डॉलर वेलनेस प्रॉफिट क्या है, हर्ड हेल्थ प्रॉफिट कैसा है, ये सारे ट्रेड यूएस में जब कोई भी गाय का या मेल का जीनोमिक एनालिसिस होता है तो वहाँ पे 400-500 ट्रेड पे उनका एनालिसिस होता है, और वो सब ट्रेड का समरी इन ट्रेड्स में आता है। जितना ज़्यादा टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा उतना बुल के जेनेटिक्स का लेवल अच्छा होगा, जितना डॉलर वेलनेस प्रॉफिट अच्छा होगा उतना उनसे एक साल में डॉलर वेलनेस प्रॉफिट का मतलब है कि जैसे इस बुल का 65 का डॉलर वेलनेस प्रॉफिट $951 है, मतलब कंपेरेटिवली ये एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया होगा यूएस में कि ये एवरेज दूध और मिल्क फैट देने की क्षमता है, उसके कंपैरिजन में इसकी डॉटर्स $951 ज़्यादा देने वाली है एक साल में। तो ये एक बेंचमार्क के ऊपर उन्होंने सेट कर किया हुआ है। तो हम ये सारे ट्रेड को सेलेक्ट करके ध्यान में रख के बुल्स का सिलेक्शन करते हैं और अच्छे से अच्छी जनरेशन तैयार करते हैं। उसका आउटकम भी हम मॉनिटर करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे गाय इतना TPI की हीफर्स तैयार करी, तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके कंपैरिजन में हम इसका डेटा एनालिसिस करते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे ये हमारी डेली रिपोर्टिंग होता है, ये 1 जून 2023 का डेटा है। इसमें आप पूरे फार्म का एवरेज देख रहे हैं। ड्राई मैटर इनटेक पर केजी मिल्क 720 ग्राम है। अभी ये जो 720 ग्राम है ये 1 तारीख का डेटा है, और यहाँ जून के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो सिनेरियो है। अगर मैं पिछले साल का मेरा FY23 का एवरेज बात करूं तो हमारा 660 ग्राम का एवरेज था, यानी मतलब 660 ग्राम ड्राई मैटर खाने के बाद 1 लीटर दूध पैदा किया एक गाय ने। और हमारे पूरे साल का एवरेज की मैं बात करूं तो पिछले 2022-23 का एवरेज 26.02 लीटर का एवरेज था पूरे साल का। जो इस साल का एवरेज हमारा प्रिडिक्शन है कि 28.5 से 29 लीटर होगा।
और ये जो 660 ग्राम खाना खा के 1 लीटर दूध पैदा किया था, वो इस बार घट के 620 से 625 ग्राम पर केजी ड्राई मिल्क, 620 से 625 ग्राम पर लीटर मिल्क प्रोडक्शन होने वाला है इस बार। ये हमारा अनुमान है। ये पैरामीटर्स पे हम डेली मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे हार्ड की मॉनिटरिंग करते हैं और जो हीफर्स तैयार हो रही है उनकी भी मॉनिटरिंग करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो बच्चे पैदा होंगे उनका दूध देने का एवरेज पोटेंशियल क्या होगा। तो हमारे यहाँ पे जो बच्चे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पैदा होते हैं उनका एचएफ के अंदर 11,000 लीटर से ज़्यादा दूध देने की क्षमता होती है और जर्सी में 8,500 लीटर से ज़्यादा दूध देने की क्षमता होती है। अब जब बच्चे पैदा होते हैं हम उनका फिर मॉनिटरिंग करते हैं। ये मैंने कुछ रैंडम नंबर लिए हैं कि 15-15 बछड़ियों का मैंने डेटा क्रॉस चेक करने के लिए कि ये लोग उस लेवल पे परफॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तो बहुत सारे काफ पैदा हो गए हैं, ये कुछ इनिशियल नंबर्स के हैं। अब ये जो आप नंबर देख रहे हैं इनका फादर का एवरेज 9,333 केजी था, पेरेंट एवरेज मदर फादर का। उन्होंने 9,333 के सामने फर्स्ट लैक्टेशन में 8,485 केजी दूध दिया है। ये प्रूवन डेटा है। एचएफ के अंदर मैं बात करूं तो 11,305 लीटर उनका पेरेंट एवरेज था, उन्होंने 9,981 केजी दूध दिया है ये फर्स्ट लैक्टेशन में। अगर आप देखेंगे फर्स्ट से सेकंड लैक्टेशन में जब गाय जाती है तो कम से कम 20 से 25% दूध बढ़ता है, फिर सेकंड से थर्ड में जाता है तो 5 से 10% दूध बढ़ता है। अगर आप साइंस को एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि साइंस है वो एक्चुअल में काम कर रही है, जो विज्ञान बता रहा है उसके सामने उतना परफॉर्मेंस आ रहा है। ये कुछ फोटोज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ जो एम्ब्रियोज से बच्चे पैदा हुए हैं उनके फोटोज़ हैं। क्या अभी कुछ फार्मर के क्वेश्चन होते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से खर्चा कितना आता है, या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस क्या है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कब करना चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको एक नेक्स्ट मेरे नोट में देने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूँ, मैं आपको एक प्राइस लिस्ट शेयर करता हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का खर्चा कितना आता है, ये आप देख रहे होंगे। ये प्राइस लिस्ट मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये इसमें 3 पेज का प्राइस लिस्ट है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। पहला पेज है जिसमें प्राइस लिस्ट फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फॉर महाराष्ट्र ओनली। महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है तो ये प्राइस लिस्ट रहेगी। इस प्राइस लिस्ट में आपको एचएफ और जर्सी के 2 कैटेगरी हैं, चैम्पियन एंड इलाइट, और इनकी आगे हमने 3 कैटेगरी बनाई है। सब कैटेगरी देखेंगे, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। अब ये दोनों कैटेगरी में क्या डिफरेंस है और इन सब कैटेगरी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि अगर आप एचएफ की बात करेंगे तो दोनों कैटेगरी में, चैम्पियन कैटेगरी में जो डैम है वो तीनों में सेम है। प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर कैटेगरी में डैम का दूध है वो सेम है कैटेगरी। इसमें डैम का जेनेटिक्स है वो फर्स्ट लैक्टेशन में 8,000 लीटर से ज़्यादा दूध दिया है और बेस्ट लैक्टेशन में 10,000 लीटर से ज़्यादा दूध दिया है। वैसे डैम इस कैटेगरी में आती है। दूसरी कैटेगरी इलाइट कैटेगरी, उसमें जो फर्स्ट लैक्टेशन में 7,000 से 7,999 तक दूध दिया है, या बेस्ट लैक्टेशन में 9,000 to 9,999 तक दूध दिया है, वो कैटेगरी की डोनर्स इस कैटेगरी में आती है। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में, चैम्पियन एंड इलाइट कैटेगरी में जो डोनर का डिफरेंस है इलाइट में और चैम्पियन में। अब प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर में क्या डिफरेंस है। प्लैटिनम में आपको जो मैं आपको अभी बताया कि बुल का परफॉर्मेंस है, वो बुल की कौन सा बुल अच्छा है उसकी अगर वैल्यू आपको पता करनी है तो वो उसका टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो सब ट्रेड्स का समरी है उसके बेसिस पे उसका पहचान होता है। तो इस कैटेगरी में अगर प्लैटिनम में आप बात करेंगे तो प्लैटिनम में हम 2700 से ज़्यादा टीपीआई, इस कैटेगरी में आपको वर्ल्ड वाइड शायर का ही सीमन मिलेगा। 2700 to 3,100 टीपीआई के बुल का सीमन मिलेगा। उस दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो प्लैटिनम कैटेगरी में आएगा।
आज की डेट में इंडिया में ये सीमन अवेलेबल नहीं है, बट ये जुलाई या अगस्त तक ये सीमन आने वाला है। उसके बाद ये कैटेगरी अवेलेबल होगी। अभी जो अवेलेबल है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड में 2700 से नीचे टीपीआई के 2400 से 2700 के बीच के जो टीपीआई हैं उस कैटेगरी के सीमन होंगे। वो वर्ल्ड वाइड सायर, वाइकिंग जेनेटिक्स और जेनेक्स, ये 3 कंपनी के सीमन हम यूज़ करते हैं। उसका ये प्राइस रहेगा। और डोमेस्टिक सायर थर्ड जो सिल्वर कैटेगरी है उसमें ये डोनर और डोमेस्टिक सायर जो भी है वाईएफ, एनडीडीबी, एसएजी, अमूल, यूएलडीबी, इन सब के जो सॉर्टेड सीमन अवेलेबल है मार्केट में, वो बुल का सीमन के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो हम सिल्वर कैटेगरी में मानते हैं। सेम चीज़ ये प्लेटिनम इलाइट में भी यही है कि इलाइट में डोनर चेंज हो जाएगी और बुल का क्राइटेरिया इसी क्रम में रहेगा। तो उनके हमने प्राइसेस यहाँ पे फिक्स किए हैं। दूसरा कैटेगरी होगा जर्सी का। जर्सी के अंदर 2 कैटेगरी है और उनके आगे 2 कैटेगरी है, चैंपियन एंड इलाइट। चैंपियन कैटेगरी में जर्सी में फर्स्ट लैक्टेशन में जिसने 6000 लीटर दूध दिया है या बेस्ट लैक्टेशन में जिसने 9000 लीटर दूध दिया है वो बेस्ट चैंपियन कैटेगरी में आएगी। और प्लेटिनम में जिसने 5000 से 5999 केजी तक दूध दिया है और बेस्ट में 7000 से 8999 तक दूध दिया है, उसको हम इलाइट कैटेगरी में मानते हैं। प्लैटिनम और गोल्ड में क्या फ़र्क है? प्लैटिनम में कोई भी इम्पोर्टेड सीमेन यूज होने वाला है, क्योंकि जर्सी के अंदर जेपीआई होता है, जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स। वो परफॉर्मेंस इंडेक्स अभी जो मार्केट में सीमेन अवेलेबल है वो 40 जेपीआई से लेके 120-150 तक के बुल्स यूज़ हो रहे हैं। उसमें मेजर डिफरेंस जो है वो 70-80 जेपीआईस का है। तो वहाँ पे जो भी और उसमें प्राइसेस में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसलिए हमने सब बुल्स का कोई भी इम्पोर्टेड बुल है, वर्ल्ड वाइड सायर, वाइकिंग जेनेटिक्स, जेनेक्स, उन सबको एक ही कैटेगरी में रखा है। और दूसरा कैटेगरी गोल्ड में डोमेस्टिक सायर जो भी मैंने आपको बताया, वाईएफ, यूएलडीबी, एनडीडीबी, एसएजी, अमूल, इन सब के सीमन है वो गोल्ड कैटेगरी में रखा है। आप इम्पोर्टेड सायर और डोमेस्टिक सायर, ये डिफरेंस है प्लैटिनम एंड गोल्ड का। सेम वे ये महाराष्ट्र की प्राइस लिस्ट है। सेम वे हमने आउट ऑफ महाराष्ट्र की प्राइस लिस्ट डिज़ाइन की है कि जब कोई भी बाहर से हमें कॉल आता है तो उसके लिए हमने यही क्राइटेरिया है, चैंपियन, एलाइट और आगे 3 कैटेगरी है। इसमें फार्मर चूज कर सकता है कि उसको कौन सी कैटेगरी और सब कैटेगरी का एम्ब्रियो चाहिए, कौन सी ब्रीड का चाहिए, वो फार्मर चॉइस कर सकता है। उसके हिसाब से अपना रेट है वो फिक्स है। दूसरा इसमें ये जो प्राइसेस हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं उसमें इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक का चार्जेस है, एक बार ट्रांसफ़र होने तक का पूरा खर्चा, क्योंकि अब मैं आपको दूसरी प्रोसेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ये प्रोसेस स्टार्ट करने से एंड करने तक का पूरा कंप्लीट प्राइसेस है वो इसमें हमने इंक्लूड किया है। खाली एक ही इसके अंदर डिफरेंस है कि अगर महाराष्ट्र के अंदर आप करना है तो महाराष्ट्र में हमें मिनिमम 15 रिसिपिएंट एक बैच में चाहिए। वो एक फार्मर के पास में हो सकते हैं या 2-3 फार्मर मिलके 5-5 रिसिपिएंट 5-10 किलोमीटर के रेडियस में इकट्ठे करके वहाँ पे करवा सकते हैं। बट मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 15 रिसिपिएंट एक बैच के साथ में होनी चाहिए। और आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर है, किसी भी दूसरे स्टेट में है, तो वहाँ पे हमें मिनिमम 20 रिसिपिएंट एक ग्रुप में चाहिए होती है। तब हमारा डॉक्टर, आप जैसे ही कॉल करेंगे, हमारा एक डॉक्टर आके वहाँ पे आगे की प्रोसेस है वो चालू करेगा। दूसरा, ये कब करना चाहिए? अगर आपके पास में रिसिपिएंट हीफर है तो अच्छा है। हीफर रिसिपिएंट के अंदर सक्सेस रेट ज़्यादा आता है कंपेरेटिवली जो लैक्टेटिंग काउज होती है उसके मुकाबले में हीफर में ज़्यादा है। तो हीफर में आपको एक ध्यान देना है कि हीफर का बॉडी वेट कम से कम 350 किलो हो और BCS उसका 3.5 से 4 के बीच में हो। वैसी हीफर्स आपको चूज करना है रिसिपिएंट के लिए। दूसरा, काउज अगर ले रहे हैं तो फर्स्ट लैक्टेशन, सेकेंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन मैक्सिमम ले सकते हो, बट उसका कोई रिपीट ब्रीडिंग का हिस्ट्री नहीं होना चाहिए। जब काऊ का काविंग हुआ है उस टाइम में उसका
आरओपी का केसेस नहीं होना चाहिए। उसके प्लस जो मिनिमम उसको 60 डे कंप्लीट हो गए हों काविंग को, वैसे काउ सेलेक्ट करनी चाहिए। और उसका जब डिस्चार्ज हीट में आती है उसका डिस्चार्ज एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई पस वगैरह नहीं आए, वैसी काउ आपको सेलेक्ट करनी है। उसका प्रोसेस क्या है, अभी मैं आपको यहाँ पे वापस से इसी स्लाइड पे लेके आऊँगा कि इसका प्रोसेस क्या होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें एक मैंने जैसा आपको बताया 15-20 काउ का एक बैच होना चाहिए। वो बैच के लिए सारे ग्रुप को हम हीट सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। जैसे ही आपने 20 एनिमल सेलेक्ट किए, 15 एनिमल सेलेक्ट किए, हमें फ़ोन किया, हमारा डॉक्टर आएगा वहाँ पे, आके सारे एनिमल्स को चेक करेंगे। यूट्रस चेक करने के बाद वो एक जो ओवरी का स्टेज होता है, क्योंकि गाय का साइकिल है वो 21 दिन का होता है, 0 डे से 21 डेज़ के बीच में हर एक गाय का स्ट्रेस साइकिल है, वो स्ट्रेस है वो सेम टाइम पे नहीं होगा। तो हमारे एक्सपर्ट है वो उनको चेक करने के बाद डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल उनके लिए सूटेबल होगा। एक हार्मोन प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। वो हार्मोन प्रोटोकॉल की वजह से सब काऊ एक साथ हीट में आती है। जब हीट में आती है उसके हीट में आने के 7 दिन बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया एम्ब्रियोज को हम 7 दिन तक अलग अलग स्टेज में ग्रो करते हैं। और वो 7 दिन का एम्ब्रियो 7 दिन की यूट्रस होनी चाहिए, वैसी गाय के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो जो गाय की यूट्रस का एज और एम्ब्रियो की एज अगर मैच होगी या नियर मैच होगी, उतना उसका सक्सेस रेट है वो कंसेप्शन का ज़्यादा होगा। इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाय आप लीजिए। उसमें जितने रिजेक्ट होंगे हमारे को जो पेमेंट मिलने वाला है या फार्मर जो पे करने वाला है वो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र के बेसिस पे है, ना कि सक्सेसफुल कंफर्म प्रेगनेंसी के बेसिस पे। तो जितने ज़्यादा गाय आप सेलेक्ट करोगे, जे ग्रुप में जितने ज़्यादा एम्ब्रियोज इम्प्लांट होंगे और उतना उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा फार्मर को। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई शंका है, मैंने मेरे ख्याल से हर एक क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर, जो मेजरली फार्मर मेरे से पूछते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन अभी चाहिए तो आप ये नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरा ईमेल आईडी मैंने आपको मेंशन किया है, वहाँ पे आप ईमेल भेज सकते हैं। हम आगे की आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।